नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन के 11 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं समाचार। मैं हूं अजय मिश्र। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उड़ीसा के 3 दिनों के दौरे पर सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। संसद के दोनों सदनों में आज पेश किए जाएंगे दो महत्वपूर्ण बिल। साथ ही प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान कई निजी विधेयक भी किए जाएंगे पेश। मुंबई में आज होगी महायुति की अगली बैठक। मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फैसला संभव। कल देर रात तक अमित शाह के घर पर हुआ था मंथन। संभल में जिला न्यायालय के बाहर कड़ी सुरक्षा। एएसआई की टीम आज पेश करेगी सर्वे की रिपोर्ट। वहीं जुमे की नमाज से पहले मस्जिद के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और बांग्लादेश में संत चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ भारत में आक्रोश। आज दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके से। आज जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में सुरक्षा बलों ने 2 आईईडी और विस्फोटक सामग्री जब्त की है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक कल देर शाम संदिग्ध सामग्री मिलने के बाद इलाके की तुरंत घेराबंदी की गई और बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। पुलिस के मुताबिक 2 आईईडी के अलावा 1 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक बरामद हुआ है। इसके आरडीएक्स होने का संदेह जताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आईईडी को कल निष्क्रिय नहीं किया जा सका। इसे आज सभी जरूरी सावधानियों के साथ निष्क्रिय किया जा सकता है। पुंछ से फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अनुभव मिस्त्री इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनुभव, और क्या खबर है? आज क्या इसको निष्क्रिय कर लिया जाएगा और इसको लेकर के क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? अजय जी, कल देर शाम जो है पुंछ जिले के मैंडर तहसील के छजला गांव में एक पुली के नीचे एक अज्ञात वस्तु मिली, जिसमें 2 आईडीज और अप्रॉक्स आधा केजी आईडी मिली है। उस समय क्योंकि देर शाम होने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से सुरक्षा बलों ने उसको डिफ्यूज नहीं किया। अभी सुरक्षा कर्मी, पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ ने उस पूरे एरिया को घेर लिया है और आज उसको डिफ्यूज कर दिया जाएगा। बम डिस्पोजल की टीम मौके पर है और इस समय उसको डिफ्यूज करने की तैयारी चल रही है। और ये इलाका बता रहे मनकोट इलाके से सुरक्षा बलों को आरडीएक्स भी मिला है, आईडी बम से एक बैटरी, ब्लैंकेट, खाने। ये कुछ पता चल पाया है कि इसके पीछे कौन है, कितने लोग हैं और क्या स्थानीय पुलिस के साथ किसी तरह का संपर्क सुरक्षा बलों का? इस समय जो पुलिस ने उस एरिया को छावनी में बदल दिया और पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी, पुलिस की पहली प्राथमिकता यही है कि इस आईडी को डिफ्यूज किया जाए ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। जो आर्मी और पुलिस है उसने पूरे एरिया को छावनी में बदल दिया और पूरे एरिया की सर्च चल रही है कि पुलिस जानना चाहती है कि ये आईडी आई कहां से और जो ये पुलिया है, ये इस पुली के नीचे पुलिस ने कुछ दूसरी उसी के साथ में कुछ इलाके से कुछ ई-टेबल्स भी बरामद किए हैं। पुलिस को कुछ सूचना थी, उसके आधार पर कुछ सुरक्षा कर्मी जो है उस एरिया में सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही ये आईडी और ये चीजें जो है ये सुरक्षा कर्मियों को मिली है। चलिए, तो कम से कम ये बड़ी कामयाबी कही जा सकती है कि समय रहते ही इन वस्तुओं का पता लग पाया और अब उन पर कार्रवाई की जा रही है। बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए अनुभव। पुंछ से आगे बढ़ते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उड़ीसा के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उड़ीसा में प्रधानमंत्री आज शाम भाजपा के राज्य मुख्यालय में पार्टी के सांसदों, विधायकों और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री वहां आज एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अपने इस दौरे के दौरान भुवनेश्वर में आयोजित हो रहे डीजीपी और आईजी सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे।
और पीएम मोदी ओडिशा में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री डीजीपी कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेंगे। कैसा रहेगा प्रधानमंत्री का ओडिशा कार्यक्रम, इस पर डीडी न्यूज़ संवाददाता नीरज सिंह ने एक्सक्लूसिव बात की ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के साथ। प्रधानमंत्री उड़ीसा आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? उड़ीसा के मुख्यमंत्री खुद हमारे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री का? हम बहुत खुश हैं कि प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उड़ीसा आ रहे हैं, भुवनेश्वर आ रहे हैं। वहाँ हमारा 3 दिन के लिए डीजी और आईजी का कॉन्फ्रेंस हो रहा है और वो कॉन्फ्रेंस में आते हुए वहाँ का उद्बोधन रहेगा और देश का सुरक्षा के लिए वो कितने सीरियस हैं और काम कर रहे हैं, इसके लिए उनका मार्गदर्शन रहेगा। निश्चित रूप से देश के लिए बहुत अच्छा काम होगा हमारा भुवनेश्वर से। प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं के बीच में भी जाएंगे, उनके साथ डिनर भी करेंगे, तो कितनी बड़ी बात है, पार्टी के कार्यकर्ता को कितना उत्साह मिलता है कि प्रधानमंत्री उसके साथ बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री जी पार्टी ऑफिस हो जाएंगे। पार्टी ऑफिस आने के बाद वो हमारा जो ऑल एमपीज, एमएलएज और ऑफिस बेयर जो पदाधिकारी लोग हैं उनके साथ भी 1 घंटा के लिए उनका बैठक होगा और फोटो सेशन भी होगा और उनके साथ डिनर भी होगा। इसलिए हमारा उड़ीसा की जो सारी लोग और कार्यकर्ता अधिकारी लोग सब बहुत खुश हैं और 3 दिन वहाँ रहेंगे प्रधानमंत्री जी, वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। पहली बार सर उड़ीसा में डीजीपी कॉन्फ्रेंस हो रही है, उड़ीसा के लिए कितनी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है कि उड़ीसा के लिए पहली बार डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा है। हम उड़ीसा वासी बहुत खुश हैं, सरकार भी बहुत प्लानिंग करते हुए हम टोटली हम प्रस्तुति तैयार कर चुके हैं और उनके साथ साथ 30 दिन में 3 बार मोदी जी आएंगे। वो पहली बार डीजी कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं और जनवरी 8, 9, 10, 2025 को जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस हो रहा है उसमें भी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका उद्बोधन है। ये थे हमारे साथ उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो बता रहे थे प्रधानमंत्री की ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे न केवल सरकार को बल्कि आने वाले समय में कैसा उड़ीसा रहेगा उसको भी एक दिशा मिलेगी। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, भुवनेश्वर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ओडिशा दौरे को लेकर स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। डीडी न्यूज़ संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भाजपा के राज्य प्रभारी विजयपाल सिंह तोमर के साथ ये खास बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा के दौरे पर आ रहे हैं। सर, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम रहने वाला है? हम देख रहे हैं कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस है, यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। देखिए, बीजेपी का तो केवल इतना ही कार्यक्रम है मेरी जानकारी के अनुसार कि वो आएंगे, उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे, अच्छा स्वागत करेंगे, भव्य स्वागत होगा और शाम के टाइम यहाँ विधायक, सांसद, कोर ग्रुप के लोगों के साथ बैठक करेंगे। यहीं फिर उनका शाम को डिनर होगा और 8, साढ़े 8 बजे तक यहाँ रहने वाले हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। इस बार आप देखें तो लोकसभा में उड़ीसा से बड़ी संख्या में सांसद जीत कर गए हैं और अक्सर प्रधानमंत्री अब देखें तो उड़ीसा का जिक्र करते हैं और हमने देखा है कि काफ़ी दौरे भी लग रहे हैं। तो किस तरह से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, लोकसभा और विधानसभा में जो भी सांसद जीते हैं, विधायक जीते हैं, उन सबसे आकर मिलेंगे वो। तो इससे देखिए, इसमें भी दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के कारण ही यहाँ प्रदेश में भी सरकार आई है और केंद्र में भी 21 में से 20 जीत कर गए हैं। तो इससे कार्यकर्ताओं का संवर्धन होता है। बड़े बड़े अब देख रहे हैं कि केंद्र के बड़े बड़े कार्यक्रम भी उड़ीसा में हो रहे हैं। डीजीपी सम्मेलन हो रहा है, आगे प्रवासी दिवस भी कह रहे हैं कि यहीं पर भुवनेश्वर में होना है। तो इस तरह के तमाम कार्यक्रम भी लग रहे हैं उड़ीसा में। इससे पता चलता है उड़ीसा का महत्व बढ़ा है। हम देख रहे हैं कि जो कुछ तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के, उसको लेकर जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विधायक हैं, सांसद हैं उड़ीसा के बीजेपी के, उनसे मुलाकात भी करने वाले हैं। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज़, भुवनेश्वर। और बीते दिनों जो दिल्ली में उड़ीसा पर्व हुआ था उसमें भी प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया था। इस कॉन्फ्रेंस का भी जिक्र हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा था कि जो अप्रवासी भारतीय सम्मेलन होगा जनवरी में, वो भी भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। और इस दौरे को लेकर के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है।
लोगों से बात की है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के वहाँ पे स्थानीय बीजेपी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं। उड़ीसा के दौरे पर आ रहे हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के बीजेपी कार्यालय में। तमाम कार्यकर्ता हैं जो तैयारियों में लगे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आप लोगों को मौका मिलेगा उनको सुनने का, कि क्या कहना चाहेंगे। स्वाधीनता के बाद पहला बार देश के प्रधानमंत्री 3 दिन के लिए आ रहे हैं हमारा प्रदेश को, ये बड़ा गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अभी 3 महीने में ये दो प्रोग्राम है प्रधानमंत्री जी का। अभी तो डीजी कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं, फिर जनवरी के महीने में भी प्रवासी भारतीय दिवस है, वो भी उड़ीसा में हो रहा है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको प्रधानमंत्री इतना हमको प्रायोरिटी देते हैं उड़ीसा को। सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, पूरा उड़ीसा वासी के लोगों के मन में उत्साह है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री हमारी राज्य में, हमारे उड़ीसा में 3 दिन रात में रुक रहे हैं। और इससे बड़ा बात है कि प्रधानमंत्री जब भी उड़ीसा आते हैं वो हमेशा उड़ीसा के लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। हम लोग मोदी जी आ रहे हैं, बहुत खुश है और सारे कार्यकर्ता आ रहे हैं और बाहर से सारे ऑफिसर लोग आके सब दौरे पे चेकिंग करके जा रहे हैं कैसे आएंगे। हम भव्य स्वागत के लिए तैयार है। हम तो बहुत खुश है और कार्यकर्ता भी बहुत खुश है और सब उड़ीसा वासी भी खुश है। बड़े से बड़े वेलकम होगा, इसलिए हम सारी तैयारी करते हैं और बहुत खुश है। मोदी जी आ रहे हैं, इस बार पहली बार 3 दिन के लिए आ रहे हैं। जब 2014 से वो पहले प्रधानमंत्री बने, तब से आज तक कभी भी हमारा उड़ीसा को इग्नोर नहीं किए हैं उन्होंने। कभी भी जब हमारा साइक्लोन हुआ है, कुछ भी हुआ है, हर वक्त मदद का हाथ बढ़ाए हैं। अब जब 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा आ रहे हैं तो यहाँ बीजेपी मुख्यालय में, राज्य बीजेपी मुख्यालय भी आएंगे और कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी के मुख्यालय में भी कार्यक्रम है। कैमरामैन कमलेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं संसद के सत्र पर, लेकिन आज भी लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक स्थगित करना पड़ा है। लगातार विपक्ष के द्वारा जो गतिरोध उत्पन्न किया जा रहा है, जब से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, प्रश्नकाल विपक्ष चलना ही नहीं दे रहा है। विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन में आज फिर से बाधा पड़ी और लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। आज फिर से हंगामा। सरकार बार बार कोशिश कर रही है विपक्ष को एक साथ लेने की, मुद्दों पर, कानूनों पर एक मत बनाने की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, और राज्यसभा को भी स्थगित कर दिया गया है। 2 दिसंबर तक के लिए राज्यसभा को भी स्थगित कर दिया गया है। ये संसद के दोनों सदनों में आज हंगामे की वजह से कामकाज फिर से नहीं हो पाया और एक बार फिर से जो उंगली उठ रही है विपक्ष के ऊपर इस बात को लेकर के कि वो संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं। हंगामे की वजह से संसद फिर से आज बाधित हुई है। लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए और राज्यसभा की कार्रवाई को अब 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। शीतकालीन सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने हैं और आज भी दोनों ही सदनों में 2-2 विधेयक पेश किए जाने थे, जो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। और संसद होती इसलिए है क्योंकि जनता के हित में जो कानून बनाए जाने चाहिए उसका काम होता है संसद में उस पर चर्चा करना। लेकिन संसद में कामकाज कहीं कहीं पीछे रह जाता है, राजनीति आगे आ जाती है। विपक्ष बार बार कोशिश कर रहा है सरकार के आश्वासन के बावजूद कि संसद को चलने न दिया जाए। राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश, क्या वजह रही तमाम कोशिशों के बावजूद अब विपक्ष और सरकार में बात बन नहीं पा रही है? लगातार तीसरे दिन आज फिर से एक बार बाधित हुआ है दोनों सदन। जी बिल्कुल अजय, आपने सही कहा कि यह जो पूरा हफ्ता हम कह सकते हैं कि जो संसद के शीतकालीन सत्र का जो पहला हफ्ता है वो लगभग वॉश आउट हो गया है। कोई भी ठोस विधायी कार्य जो है वो सत्ता पक्ष के द्वारा करवाने की तमाम जो अब तक जो कोशिशें थी वो कोशिशें विफल रही हैं
और राज्यसभा की कार्रवाई को 2 दिसंबर 11 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, यानी सोमवार को 11 बजे दिन तक। और स्थगन के पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने बहुत नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही लोकतंत्र के मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ है और जिस तरीके से विपक्ष के सांसद लगातार संभल के मुद्दे पर और अडानी के इशू पर लगातार सदन के भीतर उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कहीं न कहीं राज्यसभा के सभापति ने बहुत नाराजगी जताई। और वही आलम जो है लोकसभा में भी देखने को मिला, जब वहाँ पर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने लोकसभा की कार्रवाई को हालांकि 12 बजे तक के लिए स्थगित किया है, लेकिन 12 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो पता चलेगा कि क्या वहाँ भी दिन भर की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है, क्योंकि विपक्ष का जो रवैया है वो बहुत ही असंतोषजनक हम कह सकते हैं। लगातार सदन के भीतर हंगामा करने की जो उनकी आदत रही है वो कहीं ना कहीं इस सत्र में पूरी तौर पर दिखाई पड़ रहा है। अब देखना होगा कि लोकसभा की कार्रवाई जब शुरू होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहरहाल ये उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा की कार्रवाई भी दिन भर के लिए ज़रूर स्थगित हो जाएगी। लेकिन क्या वजह, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें सरकार के तमाम लोग थे, जो विपक्ष के सदस्य हैं वो भी उसका हिस्सा होते हैं, ये तय हो जाने के बाद कि लोकसभा और राज्यसभा में किन किन मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद भी ऐसी क्या बात है कि वो लोकसभा में और राज्यसभा में प्रश्नकाल को नहीं चलने दे रहे हैं? कम से कम प्रश्नकाल को तो चलने देना चाहिए। उसके बाद जो अलग अलग नियमों पर आधारित चर्चाएं हैं उसमें सरकार ने तो कहा है कि वो पीछे नहीं भाग रही हैं। मामला कहाँ अटक रहा है? देखिए अजय, जहाँ तक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग का सवाल है या फिर ऑल पार्टी बैठक का सवाल है, उसमें विपक्ष के तमाम प्रतिनिधि जो हैं, तमाम फ्लोर लीडर्स उस बैठक के हिस्सा होते हैं और बैठक में इस बात की रजामंदी की मुहर लगती है कि सदन में सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। लेकिन सदन की कार्रवाई जो ही शुरू होती है उनका जो है नज़रिया वहाँ पर बदल जाता है और जो ऑल पार्टी की बैठकों में या बीएससी की बैठकों में जो चीज़ तय होती है ठीक उसके उल्टा जो है वो आचरण वहाँ पर दिखाई पड़ता है। लिहाजा जो संसद का शीतकालीन सत्र का ये जो पहला हफ्ता है ये हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। अब आने वाले दिनों में किस तरीके से सत्ता पक्ष के द्वारा फ्लोर मैनेजमेंट किया जाता है, कैसे सदन को चलाने के लिए विपक्ष के साथ बातचीत कर बीच का रास्ता निकाला जाता है, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल सत्ता पक्ष की जो तमाम कोशिशें हैं वो अब तक नाकाम है। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही थी कि हम तमाम मुद्दों पर चर्चा कराने को तैयार हैं और सदन के भीतर भी लोकसभा अध्यक्ष की बात करें या राज्यसभा के सभापति की बात करें, वो इस बात का हवाला देकर हमेशा ये कहते रहे हैं कि सदन में सब कुछ ठीक ठाक तभी हो सकता है जब नियम के साथ कोई भी सदस्य अपनी बातें रखे और उस पर जो है वो चर्चा कराई जा सके। लेकिन विपक्ष के द्वारा हमेशा कार्यस्थगन प्रस्ताव देना या फिर किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा कराना जो नियम के विरुद्ध मसला जो है उसको बताकर राज्यसभा के सभापति या फिर लोकसभा अध्यक्ष उसको खारिज करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रश्नकाल का जो संचालन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। खासकर वैसे सांसद जो पहली बार चुनकर आते हैं उनके लिए बहुत ही एक खास मौका होता है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र की जो जनता है उनके हितों के लिए कोई सवाल खड़े करें, सवाल उठाएं और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उन सांसदों के मन में कहीं ना कहीं रोष और पीड़ा साफ तौर पर दिखाई पड़ती है और वो बाहर जब आते हैं तो विपक्षी सांसद भी जो पहली बार चुनकर आए हैं वो इस बात का प्रकटीकरण जरूर करते हैं कि सदन की कार्रवाई अगर काश चली होती तो हम अपने संसदीय क्षेत्र के जनता के सवालों को जरूर उठाए होते और ऐसा नहीं होने पर कहीं ना कहीं उनके मन में आक्रोश और पीड़ा का भाव दिखाई पड़ता है। और संसद की जो पूरी कार्रवाई है अजय, उसके संचालन में करोड़ों रुपए प्रत्येक दिन खर्च होते हैं और अगर संसद की कार्रवाई न चले तो कहीं ना कहीं जो इन पैसों की बर्बादी जो है साफ तौर पर दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में सत्ता और विपक्ष दोनों को रचनात्मक सहयोग के जरिए सदन की कार्रवाई चलाने की कोशिशें करनी चाहिए ताकि यह जो पैसे बर्बाद हो रहे हैं इस बर्बादी को रोका जा सके। जी, और बीते दिनों हमने भी देखा कि रक्षा मंत्री को भी स्टेटमेंट देने तक नहीं दिया गया, विपक्ष लगातार अड़ा रहा। लेकिन वो कौन सी बातें हैं, क्या वो चर्चा जो अदानी का मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा इस बार वो उठाना चाह रहे हैं? मंत्री तक को स्टेटमेंट न देने देना ये काफ़ी गंभीर हो जाता है क्योंकि वो देश से जुड़ा मुद्दा था। जब चाइना के मुद्दे पर बोलने का प्रयास कर रहे थे रक्षा मंत्री और विरोध शुरू हो गया विपक्ष का।
देखिए, ये कोई पहला अवसर नहीं था जब रक्षा मंत्री बोलने के लिए खड़े हुए और शोर शराबा होता रहा। इससे पहले भी आपने देखा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का, जो धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा का रिप्लाई करने की जो परंपरा है वो प्रधानमंत्री के द्वारा होती है। और प्रधानमंत्री जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि राज्यसभा में लगातार शोर शराबा के बीच ही प्रधानमंत्री अपना संबोधन जो है वो पूरा कर पाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। और यह परंपरा पिछले, हम कह सकते हैं कि 1.5 दशक से ऐसा जरूर देखा जा रहा है। मनमोहन सिंह की जो यूपीए 2 की सरकार थी उस वक्त भी शोर शराबा काफ़ी हुआ करता था। और अब अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो 10 वर्षों से सरकार चल रही है उसका तीसरा कार्यकाल है। इस पीरियड की अगर बात करें तो इसमें शोर शराबा काफ़ी जो है वो देखने को मिला है। 1-2 मौक़ों को अगर छोड़ दें तो लगभग हम कह सकते हैं कि सदन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहा। और सत्ता पक्ष के द्वारा फ्लोर मैनेजमेंट की तमाम कोशिशें जो हैं वो नाकाम रही हैं अब तक। और ख़ास करके हमने देखा कि राज्यसभा में जो है लोकसभा से कोई विधेयक पारित होने के बाद अजय कई बार राज्यसभा में, चूँकि सरकार के पास बहुमत नहीं है, लिहाजा राज्यसभा में विधेयक लटकता था। और फिर राज्यसभा के जो विपक्षी सांसद थे वो ज़्यादा एग्रेसिव होकर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश भी करते थे। और वही नज़ारा जो है कमोबेश अभी भी दिखाई पड़ रहा है। तो यह कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में एक चिंता की लकीरें जरूर खींचता है कि सदन जो है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि बहस विमर्श और वोट के लिए सदन हुआ करता है, लेकिन अगर बहस और विमर्श और वोट ना हो तो फिर डर और डंडे के बल पर हम सदन की कार्रवाई नहीं चला सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने राजेश, बहुत धन्यवाद आपका वक्त निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, आप देखते रहिए समाचार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। यूपीआई सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समाचार। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर के आज स्थिति साफ होने की उम्मीद है। आज मुंबई में महायुति की अहम बैठक होनी है। इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम के साथ साथ मंत्रिमंडल गठन को भी लेकर के मंथन होना है। कौन सा मंत्रालय किसे मिलेगा, इस पर चर्चा होगी। इससे पहले कल देर रात तक दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर अहम बैठक चली, जिसमें महायुति के तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार शामिल हुए। इसके अलावा मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। ये मीटिंग करीब 2 घंटे चली। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के साथ अपनी बैठक को अच्छा और सकारात्मक बताया। और मुंबई से शिशिर सिराल हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज़्यादा बातचीत करने के लिए। शिशिर, कल बैठक तो दिल्ली में हो गई तीनों ही बड़े नेताओं की, लेकिन अब महाराष्ट्र में क्या चल रहा है इस वक्त? वहाँ की हलचल क्या है? बहुत सारे अंदरूनी खबरें ये बता रही कि भाई हो सकता है कुछ चौंकाने वाली खबर आ जाए। बिल्कुल, देखिए हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री पद पे कौन विराजमान होगा ये सबसे बड़ा सवाल था, लेकिन अब ये सवाल थोड़ा स्पष्ट हो चुका है क्योंकि अब बीजेपी जो है इस रेस में आगे है। और बीजेपी के भीतर की अगर बात करें तो बीजेपी के भीतर अगर सबसे नाम कोई सामने आ रहा है इस वक्त वो है देवेंद्र फडणवीस। चूंकि कल एक बार इस बारे में जो बैठक दिल्ली में हुई थी उसमें देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह, JP नड्डा, जिस प्रकार से अजित पवार और एकनाथ शिंदे मौजूद थे, तो हालांकि अब ये जो बैठक हुई इसमें कई चीजें स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। हालांकि अब तक सभी जो खबरें आ रही है आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन ये कहा जरूर जा रहा है कि अब जो है
इससे पहले कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री की पोस्ट में जो है रेस में जो है एनसीपी और शिवसेना थी, लेकिन अब जो है ये जो पोस्ट है बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो ये तो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाएगा। कल मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि 1-2 दिन में जो है ऑब्जर्वर भी आएंगे दिल्ली से। बीजेपी ने अब तक अपने विधायक दल का नेता नहीं चुना है, तो विधायक दल का नेता के चयन के बाद जो है जो नाम सामने आएगा वही अमूमन मुख्यमंत्री का नाम भी होगा। तो ऐसे में ये इस प्रक्रिया को 1 से 2 दिन लग सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कल इसमें इस बैठक में ये भी थी कि बाकी जो अन्य कैबिनेट पोर्टफोलियो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से हो। हालांकि जो एक फॉर्मूलाज यहां पर इस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स में जो हम देख पा रहे हैं और सूत्रों से जो खबर मिली उसके अनुसार एकनाथ शिंदे ने जो है तकरीबन 12 मंत्री पद जो है मांगे हैं और साथ ही साथ गृह मंत्री पद भी जो है उन्होंने मांगा। ये खबर मीडिया में इस वक्त आ रही है। हालांकि इसके बारे में किसी भी शिवसेना के नेता ने अब तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो वही हम कह सकते हैं कि अजीत पवार पार्टी को जो है ये कहा जा रहा है कि उनको अजीत पवार को वित्त मंत्री पद दिया जा सकता है और साथ ही साथ बाकी अन्य 7 से 8 मंत्री पद उनके खाते में आ सकते हैं। हालांकि इन सभी विषयों पर आज जो है प्रमुख बैठक होने वाली है, जिसमें तीनों नेता जो है एकनाथ शिंदे फिर से इस बैठक में होंगे, अजीत पवार होंगे और देवेंद्र फडणवीस होंगे। और साथ ही साथ स्वरूप किस प्रकार से कैबिनेट का होगा, कितने सीट्स किस पार्टी को आवंटित की जाएगी, इस पर भी जो है आज सहमति बनती दिखाई दे रही है। क्योंकि कल की जो बैठक थी उसके बाद मुख्यमंत्री ने आके एक बात स्पष्ट की, काफी पॉजिटिव रहा और काफी बेहद अच्छी चर्चा रही। मतलब यह है कि सकारात्मक चर्चा तो है ही, लेकिन इसका निष्कर्ष जो है आने वाले 2 से 3 दिन में निकल सकता है। एकनाथ शिंदे जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री, उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन इस पूरे प्रक्रिया में लग सकते हैं और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इससे पहले जो अटकलें लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री पद किस प्रकार से होगा या फिर कैबिनेट पर डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा। हालांकि सभी चीजों को इस वक्त हम देख रहे हैं तो काफी स्मूथ तरीके से चीजें इस वक्त महायुति में चल रही है। कल एक चर्चा का दौर दिल्ली में जरूर हुआ, दूसरा राउंड आज फिर शुरू होगा और इसमें बाकी जो अन्य चीजें उसको भी जो है सम्मिलित किया जाएगा और उसके ऊपर भी विचार विमर्श करके मीडिया के सामने ये सभी चीज रखी जाएगी। लेकिन अभी जो अलग अलग थ्योरीज है उसके अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि 1 मुख्यमंत्री होंगे और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। एकनाथ शिंदे को जो है यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पद दिया जाएगा, साथ ही साथ केंद्र में एक मंत्री पद भी जो है उनके कोटे में आएगा। तो ये भी बातें कही जा रही है। अब देखना होगा कि किस प्रकार से ये पूरा कैबिनेट का विस्तार राज्य में होता है और मुख्यमंत्री की ताजपोशी कब होती है। शिशिर, ये तो चलिए आपने राजनीतिक दलों की बात की, उनके बीच जो बैठकें होनी है उस पर उसका आपने एनालिसिस किया, लेकिन जनता के मन में आम जो मुंबईकर है वो जब चर्चा करता है तो आपको मतलब पड़ला किसकी तरफ ज़्यादा भारी दिखाई देता है, खासतौर पर इस रोशनी में कि स्थायी सरकार मिली है और अगले 5 साल तो कम से कम कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन जनता किसे देखना चाहती है काम करते हुए अपने नेता के रूप में? बिल्कुल, देखिए जनता ने अपना वोट दे दिया है और जनता की वोट की बदौलत अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। जनता से पहले कार्यकर्ता है, तो हमने देखा पिछले 5 दिनों से कार्यकर्ता ने राज्य में कोई मंदिर नहीं छोड़ा, कोई मस्जिद नहीं छोड़ा, जो है अपने नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनके प्रार्थना के लिए, फिर चाहे वो शिवसेना हो या फिर चाहे एनसीपी हो। अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं एनसीपी कार्यकर्ता, तो वो एकनाथ शिंदे को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनता देख चाहते हैं कार्यकर्ता। तो बीजेपी की तरफ से अगर देखा जाए तो बीजेपी में यही आलम दिखाई दे रहा है। लेकिन जनता की अगर बात करें तो स्पष्ट रूप से यह दिखाई दे रहा है कि महायुति की सरकार बनने जा रही है और उस महायुति में अगर बड़े भाई का दर्जा किसको मिल रहा है तो वो है बीजेपी। हालांकि बीजेपी के इस पूरे अगर हम देखा जाए तो जीत के पीछे एक प्रमुख नाम सामने आ रहा है, वो है देवेंद्र फडणवीस। वैसे में देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा पूरे राज्य में है, लोगों में भी है। बहुत शुक्रिया शिशिर, लेकिन ये तो तय है कि महायुति की सरकार बनने के बाद विकास की जो परियोजनाएं हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को काम करना होगा। बहुत शुक्रिया, आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। संभल में जुम्मे की नमाज को लेकर के पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद सर्वे को लेकर के पत्थरबाजी की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के संभल में आज की नमाज से पहले इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इलाके में आरएएफ के जवान तैनात हैं, जिन्होंने आज सुबह फ्लैग मार्च किया। नमाज के लिए लोगों के एकत्र होने से पहले शाही जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार पर मेटल डिटेक्टर्स लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त। मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि जुमे की नमाज के मद्देनज़र किए गए इंतज़ाम काफ़ी हैं और उन्होंने कहा कि इलाके में ड्रोन्स और सीसीटीवी कैमरों से नज़र रखी जा रही है। साथ ही उन्होंने अपील भी की कि लोग कम से कम संख्या में शाही जामा मस्जिद में नमाज के लिए आएँ। आरएएफ और पीएससी की कंपनियां भी तैनात हैं। हर तरीके का अरेंजमेंट किया गया है। वहाँ पे ड्रोन कैमरा है,
अलग से कैमरे लगाए गए हैं। जो अन्य CCTV कैमरे उनके द्वारा निगरानी रखी ही जा रही है। वहाँ पे 16 कंपनियाँ तैनात हैं, जिसमें एक RAF की कंपनी है, 2 RRF है, 13 PSC की कंपनियाँ हैं। स्टैंड बाई पे भी फोर्सेज हमारी हैं। पर उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो हमने किया है लोगों से बातचीत। सभी जो मस्जिद हैं उनके मौलवी लोगों से हर एक स्तर पर बातचीत हो चुकी है। पीस कमेटीज से बातचीत हो चुकी है। लोगों में विश्वास बहाली सबसे बड़ा आधार है इसका। लोगों से अपील की गई कि अपनी अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें। उत्तर प्रदेश के संभल में जिला न्यायालय के बाहर सुरक्षा तैनात की गई है। न्यायालय द्वारा नियुक्त ASI टीम आज शाही जामा मस्जिद पर सर्वेक्षण पर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पुलिस ने वहां सुरक्षा कड़ी कर दी है और सिर्फ वकीलों को ही अंदर जाने की इजाजत है। इसके साथ ही संभल की हिंसक घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की समिति मामले की जांच करेगी। समिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अरविंद कुमार जैन भी शामिल हैं। समिति 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। समिति ये जांच करेगी कि जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद में न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा पूर्व नियोजित थी या फिर सामान्य आपराधिक घटना थी। वहीं संभल बवाल के दौरान मोटरसाइकिल में दंगाइयों द्वारा आग लगाने का वीडियो जिला प्रशासन ने जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संभल हिंसा पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोग प्रशासन और पुलिस पर भरोसा रखें, किसी भी तरह की अफवाह और वीडियोस पर भरोसा न करें। ऐसी हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए और हर नागरिक की जिम्मेदारी नागरिकों को भी सोचना चाहिए। उत्तेजित होकर अगर वो कानून को अपने हाथ में लेंगे तो उसका नुकसान, उसका हानि मुख्य समाज को मिलता है और उनको भी इससे बचना चाहिए। गंभीरता से विचार करना चाहिए हर वर्ग को। मेरी अपील है कि वहाँ शांति बनी रहे। हालांकि अब संभल चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। इस तरह के विवाद देश में और ना बढ़े, लेकिन राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी के तहत काम किया है। पुलिस कर्मियों की भी अपनी एक ड्यूटी होती है और बड़ी जिम्मेदारी को वो देखते हैं, जोखिम भी लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो पुलिस कर्मियों पे हमें भी विश्वास करना चाहिए। जो वीडियोस दिख रही हैं उस पे लोग भ्रमित ना हो। और बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने और इस्कॉन संत चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी को लेकर बांग्लादेश सरकार को लगातार चौतरफा आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में आज राजधानी दिल्ली में भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दरअसल बांग्लादेश दूतावास के सामने राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के बैनर के तले ये एक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और इस्कॉन संत की गिरफ्तारी के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। इसमें जनसत्ता दल के विधायक, MLC और सैकड़ों पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। और ममता बनर्जी जो कि मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए बने हालात पर चिंता जताई है। CM ममता बनर्जी ने कहा कि ये बेहद दुख और हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि वहाँ पहले भी कई लोगों की जानें जा चुकी हैं और अब भी अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने इन घटनाओं का समर्थन न करने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी केंद्र सरकार की विदेश नीति का पूरा समर्थन करती है। सर्वोच्च न्यायालय में हिमाचल की कबड्डी खिलाड़ी पूजा ठाकुर के मामले में सुनवाई हुई है। इस दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल सरकार को फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को व्यावहारिक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि अगर उनका ऐसा रवैया रहा तो खिलाड़ियों को आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे। दरअसल हिमाचल की कबड्डी खिलाड़ी पूजा ठाकुर ने साल 2014 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था। इसके बाद उनको सरकारी नौकरी और अन्य लाभ पाने के लिए उन खिलाड़ी ने उच्च न्यायालय का रुख किया। साल 2015 से हिमाचल उच्च न्यायालय ने पूजा ठाकुर को एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के पद पर नियुक्ति देने के आदेश दिए और इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय का ही रुख कर लिया।
इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए हिमाचल सरकार को फटकार लगाई है और प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेशों पर दखल देने से भी इनकार कर दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के एक ताजा बयान के बाद अब भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि तीसरी बार 240 सीट्स के साथ सरकार में आई भाजपा के काम करने के तरीके में पिछली बार के मुकाबले कोई बदलाव नहीं आया है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के लिए ईवीएम के प्रयोग को लेकर उनका कोई बुरा अनुभव नहीं है। पी चिदंबरम के इस बयान के बाद भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस बोलती ईवीएम खराब है, ईवीएम गड़बड़ है। पी चिदंबरम जी बोलते हैं नहीं, ईवीएम तो ठीक है। राहुल गांधी जी बोलते हैं कि मैंने मोदी के कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया है, मैंने मोदी के पर्सनैलिटी को तोड़ दिया है। चिदंबरम जी कहते हैं कि देखिए, मोदी सरकार को 240 सीट्स मिली होगी, बीजेपी को सरकार उनकी तीसरी बार बनी, ये रियलिटी है। और उनके 240 और उनके 303 में कोई अंतर नहीं है। वो उतनी ही ताकतवर है, वो वैसे ही काम कर रही है जैसे 240 पर कर रही थी। मतलब राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। ये बार बार प्रमाण दिया जाता है, कांग्रेस वाले ही राहुल गांधी से ऊब चुके हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल डोडा के भद्रवाह में आतंकवादियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सीमा पार आतंकवादी संगठनों के साथ संपर्क में था। संदिग्ध के आवास की तलाशी में आपत्तिजनक सामग्री और दस्तावेज बरामद हुए हैं। आरोपी पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के साथ मिलकर डोडा और आसपास के क्षेत्रों में हमले की साजिश रच रहा था। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र में जारवाही गांव है। वहां पर भानपुरी ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव वीरेंद्र साहू ने अपनी सगाई के दौरान अनोखी मेहर कर एक मिसाल कायम की। वीरेंद्र ने अपनी सगाई के दौरान होने वाली वधू को हेलमेट पहना करके रस्म पूरा किया। इसके साथ ही मौजूद लोगों से बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने की अपील भी की गई। सड़क हादसे में पिता को खोने के बाद वीरेंद्र समेत उनका पूरा परिवार हेलमेट के प्रति ही लोगों को जागरूक करता आया है और सामाजिक संदेश देता है। आप लोगों को बता दूं कि मैं बता दूं कि 2022 में मेरे पिताजी श्री पंचराम साहू जी, जो कि एक रोड एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया। उनका निधन का रीज़न ये है कि उनके सर में हेलमेट नहीं था और उनके सर में काफ़ी गहरा चोट आ गया था, करके उनका निधन हो गया। तो उस टाइम से हम लोगों ने मेरे परिवार वालों लोग के साथ मिल के, मेरे बड़े भाई, मेरे महीने वाले भाई और मैं, पूरे परिवार मिल के एक मुहिम चला रहे हैं। लोगों को उससे निवेदन कर रहे हैं, लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हेलमेट पहनने से क्या लाभ है और क्या नहीं। और बंगाल की खाड़ी में इस समय चक्रवात फेंगल बना हुआ है। मौसम विभाग ने इसके और भी ज़्यादा तेज़ होने की संभावना जताई है। इसके चलते क्षेत्र में येलो अलर्ट जारी किया गया है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवात फेंगल के तमिलनाडु तट की ओर बढ़ने का अनुमान है। इससे 1 दिसंबर तक इस क्षेत्र में भारी बारिश होगी। इसके अलावा 2 दिसंबर तक तटीय क्षेत्रों और उत्तरी तमिलनाडु में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। दिल्ली एनसीआर में AQI आज भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। दिल्ली की हवा खराब होने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना अब भी करना पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि दिल्ली में गंभीर वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप का चौथा चरण 2 दिसंबर तक जारी रहेगा। न्यायालय ने कहा स्कूल हाइब्रिड मोड में चलेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के बवाना में सबसे ज़्यादा AQI 434 दर्ज किया गया है। वहीं शादीपुर में 398, मुंडका में 396, विवेक विहार में 395, आनंद विहार में 393, जहांगीरपुरी में 384, रोहिणी में 381, द्वारका सेक्टर 8 में 377, पंजाबी बाग में 370, अलीपुर और नेहरू नगर में 362, अशोक विहार पटपड़गंज में 352, सोनिया विहार में 337, NSIT द्वारका में 336, RK पुरम में 334, ओखला फेज 2 में 327,
T3 हवाई अड्डे पर 321, करणी सिंह शूटिंग रेंज और ITO में 320, CRRA मथुरा रोड और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 304 AQI दर्ज किया गया है। मंदिर मार्ग की बात करें तो 298, लोधी रोड में 293, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और नॉर्थ कैंपस DU में 286, चांदनी चौक में 273 और अरविंदो मार्ग में 263 AQI है। अब मनाली में ठंड ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घाटी में ठंड बढ़ रही है और पर्यटक घाटी में बर्फबारी का भी आनंद ले रहे हैं। हालांकि घाटी में अभी उम्मीद से ज़्यादा बर्फबारी हुई नहीं है। तापमान में गिरावट आ रही है और घाटी के ऊंचे स्थानों पर पानी जमना शुरू हो गया है। बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोग अब गर्म कपड़ों और अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। आज का टूरिज्म ये है कि बर्फ पे ही डिपेंड है। बर्फबारी जो विंटर वाला टूरिज्म रहता है बर्फबारी पे डिपेंड रहता है। तो अगर बर्फ गिरती है तो इधर तो काफ़ी टूरिस्ट आने की संभावना रहती है और काफ़ी तादाद में लोग आते हैं। टेम्परेचर रहता है आपका अब घटना शुरू हो गया, अभी नवंबर चला है तो मतलब धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है। नदी भी जमना शुरू हो जाता है, पाइपलाइनें भी जम जाती है। -25 से 30 डिग्री चला जाता है। अलाव में 56 जो नमूने आए हैं दवाओं के, उसमें NSQ मानक गुणवत्ता से कम पाया गया है, जबकि राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं में 34 दवा नमूनों को मानक गुणवत्ता से कम पाया गया। इन दवा नमूनों को मानक गुणवत्ता से कम पाया गया क्योंकि वे निर्धारित मानकों में विफल रहे। ये विफलता केवल उन दवा उत्पादों के लिए है जिनका परीक्षण सरकारी प्रयोगशाला द्वारा किया गया था और ये बाजार में उपलब्ध दूसरी दवाओं पर कोई असर नहीं डालता। इसके अलावा अक्टूबर 2024 में बिहार की औषधि नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा चुने गए 3 दवा नमूनों को नकली पाया गया था। ये दवाएं अनधिकृत रूप से अज्ञात निर्माताओं द्वारा बनाई गई थीं, जिसकी दूसरी कंपनी के स्वामित्व वाले ब्रांड का उपयोग किया गया था। इस मामले में जांच शुरू की गई है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए समाचार। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के वंशज मंगल मुंडा जी के निधन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशज मंगल मुंडा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उनका जाना उनके परिवार के साथ ही झारखंड के जनजातीय समाज के लिए भी अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में ईश्वर उनके परिजनों को संबल प्रदान करें। ओम शांति। भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग दुनिया भर में सराहनीय है। तमिलनाडु में पंबन ब्रिज भी इसका एक नया उदाहरण है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये पुल भारत का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भारतीय रेल अपने नए कीर्तिमानों के लिए जानी जाती है। चाहे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने हो या फिर कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज, हर तरफ भारतीय रेलवे की इंजीनियरिंग की बेमिसाल उपलब्धि नजर आती है। तमिलनाडु में पंबन ब्रिज भी इसका एक नया उदाहरण है। पुराने पंबन ब्रिज के बगल में ही बनाया गया ये पुल भारत का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज है, जिसकी खास बात यह है कि ट्रेन यातायात न होने के समय ब्रिज के स्लैब को ऊपर उठाकर नीचे से जहाजों का भी आवागमन किया जा सकता है। नए पंबन ब्रिज पर 2 रेल पटरियां बिछाई गई हैं, जबकि पुराना ब्रिज सिंगल लाइन का है। ये मौजूदा पुल से 3 मीटर ऊंचा भी है। 2.05 किलोमीटर लंबा ये पुल अत्याधुनिक तकनीक से भी लैस है, जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंट्रोल्ड सिस्टम से ऑपरेट होगा, जिसे ट्रेन के कंट्रोल सिस्टम से इसे जोड़ा जाएगा। 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने पर ऑटोमेटिक अलर्ट सिग्नल जारी हो जाएगा और ट्रेन रुक जाएगी।
यदि कोई मैनुअल तरीके से ट्रेन का रास्ता क्लियर भी कर देता है, तब भी ट्रेन को खतरे का सिग्नल मिल जाएगा। इस नए ब्रिज से ट्रेनें 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेंगी। पुराने पुल पर ट्रेन की गति केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। नया पुल वर्तमान पंबन रेलवे पुल की जगह लेगा, जो 105 साल पुराना है। इस समुद्री पुल का निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL द्वारा 535 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस ब्रिज की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2019 में पुराने पुल के समानांतर रखी थी। इससे रामेश्वरम धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी सहूलियत मिलेगी। धनुषकोडी की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी इस नए ब्रिज का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस पुल की सुरक्षा स्थिति को और मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो रेल यात्रियों की सुरक्षा को और पुख्ता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अफ्रीकी देश युगांडा में भूस्खलन ने तबाही मचाई है। युगांडा के कई गांवों में भारी बारिश की वजह से हुए भूस्खलन से दर्जनों घर दब गए और 15 लोगों की मौत हो गई, 100 अन्य लापता हैं। युगांडा में अक्टूबर से असामान्य रूप से भारी बारिश हो रही है, जिससे कुछ इलाकों में व्यापक बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। युगांडा राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण और पुलिस के अनुसार मंगलवार को मूसलाधार बारिश की वजह से नील नदी, जिसकी मुख्य शाखा युगांडा से होकर के गुजरती है, अपने तटों को तोड़ करके बह गई और देश के उत्तर पश्चिम से जोड़ने वाले राजमार्ग पर भी बाढ़ आ गई। ऑस्ट्रेलियाई सीनेट की ओर से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर रोक लगने वाले बिल को पारित कर लिया गया है। इस तरह से दुनिया में ऑस्ट्रेलिया ऐसा कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है। इस कानून में व्यवस्था है कि टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया मंच यदि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के अकाउंट खोलने और रखने पर रोक लगाने में विफल रहते हैं तो उन पर 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लगेगा। इसी कड़ी में टिकटॉक ने मायूसी जताई है और कहा कि इस कदम से नौजवान वेब के असुरक्षित जगहों पर जा सकते हैं। लेकिन इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, एक्सपर्ट्स मानते हैं इसका मैकेनिज्म फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में ये इस तरह के कानून बनाने वाला पहला देश जरूर बन गया है। खेल की खबरों में सिंगापुर में खेली जा रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लरेन के बीच चौथे दौर का मैच आज खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। 3 दौर के बाद स्कोर बराबर है और दोनों के खाते में 1.5 अंक हैं। 14 गेम्स की सीरीज में अब 11 गेम्स और बचे हैं। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी के आयोजन को लेकर के अंतिम फैसला आज लिया जा सकता है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन फरवरी में पाकिस्तान में किया जाना है। भारतीय टीम ने सुरक्षा कारणों के चलते पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया। प्रतियोगिता को हाइब्रिड मॉडल में कराने की बात की जा रही है, जिसके तहत भारतीय टीम अपने मैच पाकिस्तान में नहीं बल्कि कहीं और खेलेगी। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके लिए राजी नहीं है। अब 3 विकल्प देखे जा रहे हैं। इसमें से पहला विकल्प है हाइब्रिड विकल्प का, जिसमें सभी मैच पाकिस्तान में खेले जाएं लेकिन भारतीय टीम कहीं और खेले। दूसरा विकल्प है पूरी प्रतियोगिता पाकिस्तान के बजाय कहीं और आयोजित हो लेकिन मेजबानी का अधिकार पाकिस्तान के पास ही रहे। तीसरा विकल्प है कि पूरी प्रतियोगिता पाकिस्तान में खेली जाए लेकिन भारतीय टीम इसमें हिस्सा न ले। हालांकि तीसरा विकल्प असंभव है, क्योंकि भारतीय टीम के हटने से प्रतियोगिता पर नकारात्मक असर पड़ेगा और आयोजकों को भी भारी नुकसान होगा। 75वें संविधान दिवस के अवसर पर प्राइम पॉइंट फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एपिटॉम ऑफ नेशनलिज्म विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य और कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड्स क्लासेस चेयरमैन हंसराज अहीर सहित कानून के जानकार और विषय के विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि संविधान के साथ ही राष्ट्रवाद और भारतीय पुरातन भारतीय परंपरा में लोकतंत्र के मूल्य शामिल हैं। पूरी दुनिया में सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय है और इसे भी याद करने की ज़रूरत है। भारतीय संविधान ही है जिससे हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत हुआ है। इस अवसर पर कई किताबों का भी विमोचन किया गया। नेशनल लीडर पैदा हुए जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, संवारने में बहुत बड़ा योगदान दिया।
कोई ऐसी दिक्कत आती है, जैसे इमरजेंसी में आई दिक्कत, डिग्निटी ऑफ लाइफ को लेकर के बड़ी दिक्कत आई, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही रास्ता दिखाया। तो कोई ऐसी समस्या आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन ही रास्ता दिखाता है। राजतंत्र में लोकतंत्र था। जब कोलंबस खोज रहा था ना अमेरिका को, उसके बहुत पहले यहाँ मजबूत लोकतंत्र था, और समाज का अंतिम व्यक्ति ने भगवान राम की मोनार्की में, राजतंत्र में, भगवती तुल्य पत्नी सीता के खिलाफ, सीता जी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी की, चारित्रिक, और राजा ने उसका सर कलम नहीं किया। इससे बड़ा लोकतंत्र कहीं होगा क्या? तो ये जरा इसका विरोध किया करो कि अमेरिका ओल्डेस्ट नहीं है, वी आर द ओल्डेस्ट। अग्रसेन महाराज के समय भी लोकतंत्र था, और लिच्छवी गणराज को क्यों हम बार बार भूल जाते हैं? हमारे यहाँ गणतंत्र लिच्छवी राज वैशाली में था। तो वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, वी आर द लार्जेस्ट एंड वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। 26 नवंबर के दिन संविधान दिन मनाने की घोषणा की थी। ये किसी ने नहीं किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, मोदी जी ने। विशेष करके यहाँ उल्लेख करना पड़ेगा मुझे कि ये पहले प्रधानमंत्री है मोदी जी कि जिन्होंने संविधान को अपना राष्ट्र धर्म का ग्रंथ माना है, पवित्र ग्रंथ माना है। और साथ में जब भी उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली है तो प्रथम उन्होंने संविधान की पूजा की, बाद में शपथ ली है। अब भव्य समारोह के साथ भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हो गया। इस वर्ष का इफी सिनेमाई विविधता और नवाचार का उत्सव रहा। इफी 2024 में दिग्गज फिल्मकार फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सितारों से सजे समारोह के साथ हुआ 55वें इफी का समापन, जहां कहानी कहने की कला और वैश्विक सिनेमा की भावना का जश्न मनाया गया। 75 देशों की 200 से अधिक फिल्में, उद्योग के दिग्गजों द्वारा मास्टर क्लास और प्रेरक पैनल चर्चाओं के साथ इस वर्ष इफी ने सिनेमा के बढ़ते प्रभाव को पहचाना। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में सचिव संजय जाजू समेत कई गणमान्य अतिथियों ने इफी 2024 के समापन समारोह में शिरकत की। This time it's a festival of the industry, for the industry, but this time with Shekhar Kapoor ji here, we made it by the industry possible. Yeah. So this festival truly exemplifies the best in the industry, and believe me, all these are the moments which we want to cherish. These are the moments we want to live, and it's great that we have been able to do it. We have the future here. Yeah. Future is now, sitting right here, and I think this is what makes this festival big. The biggest thing is the film bazaar. All of you would agree that this has been the biggest film bazaar, and thanks to Government of Goa for being such a great supporter of entertainment. Truly, Goa is the entertainment capital of our country. Thanks to the Honorable Chief Minister. ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज फिल्म निर्माता फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। गोल्डन पीकॉक, सिल्वर पीकॉक के साथ प्रतिष्ठित पुरस्कारों की प्रस्तुति के साथ फिल्म निर्माण में असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। चेक ड्रामा ड्राई सीजन इफी 2024 की समापन फिल्म रही। इफी 2024 ने सीमाओं को पार करते, संस्कृतियों को जोड़ते सिनेमा को प्रस्तुत किया। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, पणजी, गोवा। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेब्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड्स के जरिए भी आप वेब्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्पल स्टोर और एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। फिलहाल समाचार के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।